नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न। तो ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या आरआरबी हो या आरपीएफ हो या एनटीपीसी हो या एसएससी जीडी हो। जहाँ पर भी साइंस आती है वहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? वृक्क धमनी, बाहरी इलियाक धमनी, कक्षीय धमनी या अंतःप्रकोष्ठिका अल्नर धमनी। तो किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त जो है वो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? अंतःप्रकोष्ठिका धमनी से। तो 101 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 101 का क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या मूत्र वाहिनी में? तो मनुष्यों में यूरिया बनता है यकृत में। किस में बनता है? यकृत में। 102 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? यूरिया, क्रिएटिन, एल्बुमिन या सोडियम? तो मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? एल्बुमिन होता है। क्या होता है? एल्बुमिन। ठीक है, तो याद रखना है। व्याख्या देखेंगे। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में 95% जल एवं 5% कार्बनिक पदार्थों की मात्रा रहती है। कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन तथा पोटेशियम ऑक्साइड आदि रहते हैं, जिसमें एल्बुमिन क्या है? असामान्य घटक है। एल्बुमिन क्या है? असामान्य घटक है। ठीक है। अगला है, यकृत के विष हरण के दूसरे चरण के दौरान किसके अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं? वसा के, कार्बोहाइड्रेट्स के, फाइटोन्यूट्रिएंट्स के या प्रोटीन के? तो प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के। 104 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यकृत के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक, प्रोटीन। अब कुछ प्रश्न देखेंगे। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम? तो सबसे संरचनात्मक तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है। 105 का क्या हो जाएगा? ए। 105 का हो जाएगा ए। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र मानव को सोचने, समझने, याद रखने, विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं वो कौन करता है? न्यूरॉन के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन के। किसके? न्यूरॉन के। तंत्रिका तंत्र है मानव को सोचने, समझने, याद रखने की विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। मानव का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त है। किस किस में है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त। तो केंद्रीय में क्या आएगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आएंगी। परिधीय में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ आएंगी। और स्वायत्त में क्या आएगा? अनुकंपी तंत्रिका तथा परानुकंपी तंत्रिकाएँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन? तो मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। 106 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। मेरुरज्जु के 2 मुख्य काम होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। दूसरा, यह मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। ठीक है। हृदय की तेज गति से स्पंदन, खांसना, पलकों का झपकना, ठंड, कांपना आदि क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है। क्या हैं? जो जिन पर अपना क्या नहीं है? अधिकार नहीं है रोकने का। ये नेचुरल है, होंगी ये। जैसे हृदय की गति है, ठीक है, खांसना है, पलकों का झपकना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? 10, 12, 14 या 16? तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित क्रेनियल तंत्रिकाएँ एवं स्पाइनल से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएँ। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल कपाल तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। तो
दोनों फैक्ट याद रखने। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल कपाल तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 12 और 31। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? अग्र मस्तिष्क का तो मेंडुला जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। 108 का ए हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 जो भाग हैं वो किसके हैं? अग्र मस्तिष्क के हैं। ठीक, तो सेरिब्रम तो बी विकल्प में है ही है। चलिए आगे देखते हैं सी और डी क्या है। सी में थैलेमस है, डी में हाइपोथैलेमस है। तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये क्या है? मस्तिष्क के भाग हैं। जबकि मेंडुला अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग है जिसमें एपिनेफ्रीन तथा नार एपिनेफ्रीन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो नार एपिनेफ्रीन हार्मोन्स पूछ सकता है कहाँ से स्रावित होते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? मोटर स्नायु, न्यूरॉन, मेरुदंड, प्रमस्तिष्क गोलार्ध या कपलीय नसें? तो वो इसका उत्तर हो जाएगा मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड। ये तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है। कौन करता है? मेरुदंड। 109 का हो जाएगा बी। अगला है, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी होती हैं? 31। मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, और कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो 111 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ये भी याद रखना है कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु या रीढ़ तंत्रिकाएं, जिन्हें हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो ये पाई जाती हैं। 12 जोड़ी होती हैं कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी क्या होती हैं? रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पाए। व्याख्या देखेंगे। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। कैसा? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ये भी पूछा गया, 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इस पे प्रश्न पूछा गया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो वो है स्टेपीज। और कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। स्टेपीज है सबसे छोटी हड्डी और कहाँ पाई जाती है? कान में। 112 का हो जाएगा बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। मानव की असममेखला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी व एक तिकोनी अस्थि होती है जिसे स्कैपुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? स्कंधास्थि, हसूली, टिबिया और उर्बिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्बिका। क्या हो जाएगा? 113 का उर्बिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर उर्बिका होती है। फीमर को क्या बोलते हैं? उर्बिका। ठीक है, जो जांघ में होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के पैर में फीमर के नीचे टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस होती हैं। फीमर तथा टिबिया, फिबुला के संधि स्थान पर एक गोल अस्थि होती है जिसे घुटने की अस्थि अथवा पटेला कहते हैं। घुटने की अस्थि को क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। ये भी पटेला भी पूछा गया है। अगला है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो मेटाकार्पल्स होता है। ये भी पूछा गया है, मेटाकार्पल्स। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है? मेटाकार्पल्स। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो पता ही है सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी होती है फीमर, जिसे हम उर्बिका भी बोलते हैं। ठीक है, फीमर या उर्बिका सबसे बड़ी और स्टेपीज सबसे छोटी, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। अगला है, ऑर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार क्रोपडिस्ट किससे संबंधित है? नाखून से, हृदय से, पाँव से या ध्वनि से? तो क्रोपडिस्ट किससे संबंधित है? पाँव से। 116 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी।
व्याख्या देखेंगे। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑर्थोपेडिस्ट में हड्डियों से संबंधित है, उसी प्रकार क्रोपेडिस्ट पाँव से संबंधित है। क्रोपेडिस्ट किससे है? पाँव से। ऑर्थोपोडिस्ट किससे है? हड्डियों से। और कार्डियोलॉजिस्ट किससे है? हृदय के अध्ययन से। और ध्वनि के अध्ययन से कौन है? फोनेटिक्स। कौन है? ध्वनि के अध्ययन से फोनेटिक्स। ठीक है, तो ये चारों याद रखने हैं। फोनेटिक्स क्या है? ध्वनि का अध्ययन। कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? हृदय का अध्ययन। ठीक है, और क्रोपोडिस्ट क्या है? पाँव से संबंधित है। ऑर्थोपोडिस्ट क्या है? हड्डियों से संबंधित है। अगला है, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? यकृत, पित्ताशय, फेफड़े, अग्नाशय। तो मानव शरीर में लाइपेज उत्पन्न कौन करता है? अग्नाशय करता है। 117 का हो जाएगा क्या? डी। ठीक है, अग्नाशय एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। अगला है, अब थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? सोडियम का, कैल्शियम का, आयोडीन का या पोटेशियम का? तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। ठीक है, तो 118 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अवटु ग्रंथि। कौन सी है? अवटु ग्रंथि है। ठीक है, इससे दो हार्मोन्स का निष्कासन होता है या दो हार्मोन का स्राव करती है। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो याद रखने हैं। तो वो दो हार्मोन्स हैं, उनका नाम है, एक है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन T4। और एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये स्रावित होते हैं और ये शरीर के मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी शरीर की जो ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो अवटु ग्रंथि है। ठीक है, अगला है 120। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपपाचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन या एड्रेनलिन? तो वो है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपपाचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर का इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। 120 का हो जाएगा थायरॉक्सिन। सी उत्तर सही है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? तो वो कौन सा आवश्यक है? आयोडीन। 121 का क्या हो जाएगा? सी। 121 का क्या होगा? सी। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? तृणनाशक, खरपतवारनाशक। ठीक है, खरपतवारनाशक के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है? तो 2,4-D का। 2,4-D इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क के निकट कहीं? बताओ। आपको पता होगा कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। वो पूछ रहा है ऊपर पाई जाती है कि नीचे, तो वो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। 123 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, कौन सी है वो? पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या अधिवृक्क? तो अग्नाशय है, वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो 124 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसमें बहिःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती हैं। इसके अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन तथा ग्लूकागोन नामक हार्मोन और बहिःस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये इम्पोर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये, जिनसे प्रश्न बनते हैं। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो हार्मोन इंसुलिन किससे होता है? अग्नाशय से। 125 का हो जाएगा ए। किससे 125 का क्या हो जाएगा? ए। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि की लैंगर-हैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका से? तो बीटा कोशिका से। एक बार अल्फा, बीटा, गामा करके भी प्रश्न पूछा गया, तो आपको याद रखना है कहाँ से? बीटा कोशिकाओं से।
इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, इंसुलिन के अल्प स्रावर से मधुमेह तथा अतिस्रावर से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ऐसा है कम होगा अगर इंसुलिन का कम होगा अगर श्रावण तो क्या हो जाएगा, मधुमेह डायबिटीज हो जाती है। और अतिश्रावण होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। दोनों रोग याद रखने, कम से मधुमेह हो जाता है और अधिक से क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला फैक्ट है इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेक। आपको याद रखना है इंसुलिन की खोज बेटिंग बेस्ट ने की थी। किसने, बेटिंग बेस्ट ने की थी। कब, 1921 में। तो ये आपका हो गया अग्नाशय से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, अग्नाशय की ग्रंथियाँ लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका से होता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीजन हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन क्या है, स्त्रीजन हार्मोन है। ये देखो लोअर प्रथम में आरओ में भी पूछा गया था। स्त्रीजन हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन है। कौन सा है, एस्ट्रोजन। 126 का ए हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है जो मादा के जनन अंगों के विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को निगमित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, महिलाओं का हार्मोन है। अगला है कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, सेक्रेटिन, प्रोलेक्टिन या ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन। तो है सेक्रेटिन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्रेटिन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, बाकी सब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। व्याख्या देखेंगे। सेक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो आंतों की ग्रंथियों में स्थित है, जो ग्रहणी के एस सेल से स्रावित होता है। जो ग्रहणी के ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम, ये आंत के प्रकार होते हैं। आंत 3 भागों में बटी होती है उसमें। ठीक है, तो ये सेक्रेटिन कहाँ से हो गया, आंत के एस सेल से स्रावित होता है। चलिए अब देखते हैं। प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष का है। और प्रोजेस्टेरोन किसका है, महिलाओं का हार्मोन है। किसका है, महिलाओं का। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों में पढ़ने में सहायक है। तो बच्चों में पढ़ने में सहायक कौन सा होता है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बच्चों में पढ़ने में सहायक होता है। 128 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन और नमक है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन के अतिस्रावर से कौन सा रोग हो जाता है। तो अतिस्रावर से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन का अगर कम स्रावण होता है तो क्या हो जाता है, मधुमेह। कम बहने से, कम निकलने से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों रोग याद रखने। इंसुलिन के कम स्रावण से मधुमेह, जबकि अति स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिंग बेस्ट ने। कब की थी, 1921 में की थी। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस या ओवम। तो फीटस हो जाएगा। 131 का उत्तर क्या हो जाएगा, फीटस। भ्रूण के फीटस चरण में 12वें सप्ताह में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, जिसमें बच्चे के विकास और बच्चे में होने वाली समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी को फीटस के लिए नुकसान मानती हैं। सोनोग्राफी को फीटस के लिए क्या मानती है, नुकसान। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, डिम्बवाहिनी नली, बास डिफरेंस, वृषण कोष। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है, डिम्बवाहिनी नली। ये किस में, महिलाओं में होती है। ठीक है, अगला है फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, स्टरलाइजेशन या हिस्टेरेक्टोमी। तो क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना ट्यूबेक्टोमी।
क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। 133 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ये दो पॉइंट इंग्लिश में पूछ लिया है, अगर इंग्लिश आती होगी तो आराम से कर दिया होगा आपने। यह महिलाओं में गर्भ निरोधक का स्थायी तरीका है। तो क्या बोलते हैं इसे, महिलाओं की नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं की नसबंदी, वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी, ठीक है। अगला पूछ रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कौन संबंधित नहीं है। तो थायमीन, तो विटामिन B1, नियासिन, ये तीनों क्या हैं, विटामिन बी से संबंधित हैं, जबकि ये क्या है, सी से है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। 134 का उत्तर क्या हो जाएगा, 134 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 134 का ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। नियासिन किसे बोलते हैं, विटामिन B3 को, राइबोफ्लोविन B2 को, थायमिन B1 को। तो थायमिन B1 को, राइबोफ्लोविन B2 को और नियासिन B3 को। अगला है भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई। किन के लिए, गिद्धों के लिए, जिसके कारण उनकी आबादी में तेज़ी से गिरावट आई। होता क्या था, ये दवा पहले पशुओं को, मवेशियों को दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद में मवेशी मर गई, उसे कौन खाते थे, गिद्ध खाते थे। तो उस दवा का असर फिर गिद्धों में देखने को मिला था। तो वो थी डाइक्लोफेनेक। कौन सी थी, डाइक्लोफेनेक, और इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। वो दवा है डाइक्लोफेनेक। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो वो है सी। उत्तर सही हो जाएगा। विटामिन बी और सी हैं जो वो जल में घुलनशील हैं। किसमें, जल में हैं। और ADE इसकी ट्रिक बताते हैं, KEDA कीड़ा, ये किस में है, ये वसा में है, ठीक है। केवल याद रख लो इतना, या BC याद रख लो कि BC जल में होते हैं। BC किस में है, जल में घुलनशील हैं। बाकी जो बचेंगे 4 वो किस में हो जाएंगे, वसा में घुलनशील हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है, क्योंकि बी किस में घुलनशील होता है, बी और सी होते हैं जल में घुलनशील। बी और सी किस में होते हैं, जल में, ठीक है। KED ये कीड़ा किस में है, ये चारों ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं गैर आवश्यक अमीनो एसिड, और इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं वो। हमारे शरीर में कितने, टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 9 आवश्यक होते हैं और 11 कैसे होते हैं, गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। 9 और 11। अगला प्रश्न है किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणामस्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहते हैं। अल्पा पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण या विशिष्ट कमी। उसे कहेंगे असंतुलित पोषण, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका, सी। असंतुलित पोषण बोलते हैं, ठीक है। अगला है 139 हमारे शरीर का निर्माण आहार क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज या प्रोटीन। तो हमारे शरीर का निर्माण आहार है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाई जाती है, दाल में। किस में पाई जाती है, दाल में, ठीक है। अगला है संरक्षित भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है। तो संरक्षित भोजन है वो हमारे शरीर में इंक्रीज करता है इम्यूनिटी पावर को, तो प्रतिरक्षा बढ़ाता है। 140 का हो जाएगा बी, ठीक है। संरक्षित भोजन क्या करता है, प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को। 140 का हो जाएगा बी। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है। आयरन अवशोषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है, कम जिससे होता है आयरन। तो वो होता है भोजन के साथ अगर आप चाय लेते हैं तो क्या होगा, भोजन से आयरन के कम अवशोषण का चांस बनेगा, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या है, भोजन के साथ चाय लेना। टेकिंग टी विद फूड। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो
तो विटामिन के को जाना जाता है। विटामिन के क्या करता है, रक्त के थक्कों को जमने, विटामिन के की कमी से क्या रोग हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो क्या बोलेंगे उसे, रक्त विकार भी बोलते हैं। और ये दोबारा से रिपीट हुआ है, पहले भी क्लास में ये पूछा गया है। ठीक है, 142 का हो जाएगा डी। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से, ई की कमी से। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, तो अंकुरित अनाज इसके स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या हैं, अंकुरित अनाज। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से सूखा रोग या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, और ई की कमी से बांझपन, और के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। तो इनसे संबंधित, इनसे होने वाले रोग याद रखने हैं और इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं वो याद रखना है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमेलेशिया। क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया। इससे क्या होता है, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग भी होता है और ऑस्टियोमेलेशिया भी होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है, तो देखो बी और सी तो जल में होते हैं, बाकी क्या होते हैं, ए डी ई के वसा में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए डी ई के। ए डी ई के जो विटामिन हैं वो किस में संचित होंगे, यकृत में। किस में, यकृत में। तो 145 का उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यकृत में लोहे और तांबे के साथ विटामिन ए डी ई के और B12 जमा होते हैं। B12 भी होता है। यकृत विटामिन डी को अपने सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है। यकृत या जिगर या कलेजा शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों का शुद्धिकरण करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना है। ठीक है, तो इससे पहली लाइन याद रखनी है, यकृत में लोहे और तांबे के साथ साथ विटामिन ए डी के और B12 जमा होते हैं। 46 है, दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है, तो दांतों में कैविटी जो होती है वो फ्लोरीन की कमी से होती है। 146 का हो जाएगा बी। किसकी कमी से होती है, फ्लोरीन की कमी से। 146 का बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है, जिंक, कॉपर, आयरन या मैग्नीशियम। तो इंसुलिन में क्या पाई जाती है, जिंक धातु पाई जाती है। कौन सी, जिंक। 147 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। संतरे में बहुतायत कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टे फल जैसे आंवला है, संतरा है, ये सब क्या है, विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अगला है 149, शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है, यदि उसे के साथ फर्टिफाइड किया जाए। किसके साथ में फर्टिफाइड किया जाए, तो उसे किया जाए कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ में फर्टिफाइड किया जाए। ठीक है, तो 149 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 149 का क्या हो जाएगा, सी। 150 है, कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं, कौन से हैं, तो वो आयरन और आयोडीन है। 150 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 का सी। तो ये आपके इस क्लास के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए जो हमारे साइंस से संबंधित थे। और साइंस हर एक परीक्षा में आती है, जहाँ पर भी आती है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर ROAR हो या UPPCS हो, SSC GD RRB RPF, जहाँ पे भी साइंस आती है विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास का अच्छे से अध्ययन करिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।